जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब, आपके जो लीडर हैं इस वक्त, डोनाल्ड ट्रंप साहब, वैसे तो आपने उनके साथ बड़ा क्लोजली काम किया हुआ है। आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी है। अक्सर आपको पता है वो इस तरह की, हमारी पंजाबी में कहते हैं शुरशरी छोड़ना, पता नहीं शुरशरी है कि नहीं। वो ये उन्होंने कह दिया है कि जब ईरान का जो कमांडर था जनरल सुलेमानी को हमने मारा, तो उसने कहा जी कि मैं तो बड़ा खुश हुआ और मैं अपने ऑफिस से जो है घर पैदल ही चला गया और मैं एक बड़े उसमें रहा। तार साहब, ये रिसेंटली तो इमरान खान कहते थे एब्सोल्युटली नॉट, और अमेरिका को मैं आंखें दिखाऊंगा, और हमें क्या इनकी परवाह है। लेकिन अंदर खाते जब बातें करते हैं, मिलते हैं, तो इस तरह की बातें भी करते हैं। ये आपको क्या ख्याल है, पाकिस्तानी लीडर इसी तरह डबल स्टैंडर्ड हैं कि अवाम में कुछ और अमेरिका को बुरा भला कहा लेकिन लीडरशिप के साथ है। आप कैसे देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि आपको उनका पता है, आप उनकी पॉलिटिकल पार्टी, आप प्रॉपर्ली इंगेज्ड हैं उनके साथ अभी भी इस नेक्स्ट कैंपेन के लिए। हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप सर? शीमा साहब, मैं पहले इसका तजिया करना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किस तरह कहा, क्यों क्यों कहा है, पाकिस्तान उन्हें किस तरह याद आ गया, खान साहब किस तरह याद आ गए। देख, मैं यहाँ बताना चाहूंगा क्योंकि खास डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट अ ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन। उनकी तकरीरें लिखता कोई नहीं है। वो पहले भी मैं 2016 में उनके साथ ट्रैवल करता ना, वो अपने जहाज में या कहीं बैठ के साइड पर वो एक बड़े से पेपर के साथ लेकर वो मार्कर के साथ चीजें बुलेट पॉइंट लिख लेते थे और वही वो सामने रख के, आपने देखा होगा जब भी थे वो एक बड़ा सा पेपर जेब से निकालते थे और उस पर शुरू हो जाते थे। और अक्सर ये होता था कि जब मैं सामने होना तो उन्हें पाकिस्तान याद आ जाता था, मैं सामने होता था उन्हें इस्लाम याद, मुसलमान याद आ जाते थे। इस तरह देखकर फिल्म बदी चीजें वो कहते थे। तो मेरे ख्याल में तो कहीं इसी तरह का कोई वाकया हुआ है, कोई पाकिस्तानी उनके सामने कहीं आया तो उन्हें पाकिस्तान याद आ गया, वरना इमरान खान साहब की बात करना इररेलेवेंट थी। बल्कि ये जो उन्होंने बात की है, दर हकीकत खान साहब को तो शायद सूट करता हो, क्योंकि वो मुर्शद बन चुके हैं। वो खान साहब तो नहीं रहे, वो अब तो वो मजहबी पेशरवा है, शायद उनकी वो मजहबी कैंपेन में काम आए। लेकिन उनके खिलाफ इसलिए जाएगा, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे जो दो चार चीजें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कही, एक तो उन्होंने उनकी खूबसूरती का बड़ा इतराफ किया है कि ही इज अ वेरी हैंडसम लुकिंग जेंटलमैन। जिस तरह खान साहब बाल शाल लगवा के फेशियल करा के हर वक्त फिरते रहते हैं, तो उसने उसकी उनकी खूबसूरती की बड़ी तारीफ की है कि ही इज अ वेरी हैंडसम लुकिंग जेंटलमैन। फिर उन्होंने खासकर जो दो चार चीजें आगे कही है ना, कि वो हफ्ता पूरा मुराकबे में चलेंगे, खुशी में। वो एक हफ्ता पूरा, मेरा मसला, कहते घर से ही नहीं निकले फिर खान साहब, खुशी के अंदर मनाते रहे, इतने लड्डू फूटते रहे कि सुलेमानी साहब जो है वो उनको मारा गया। हालांकि वो ईरान के वाज सुप्रीम, उनका उनका ही वाज हीरो। उनके लिए तो बड़े बड़े पोस्टर और उनका बहुत बड़ा जनाजा था, मुझे देखा है, मैंने देखा है। लेकिन ये कि अब इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसके जो उनकी स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप साहब की। खान साहब को तो शायद सूट करता हो, क्योंकि वो अब जिस तरह आजकल देख वो नेटफ्लिक्स रहे हैं अंदर, लेकिन बाहर ये इस वक्त प्रोपेगेंडा हो रहा है कि अंदर कुरान को वो तफसीर से पढ़ रहे हैं। और अगर 6 महीने रहे जेल में तो बाहर ये इन्होंने निकाल देना कि इन्होंने कुरान जी हिफज कर लिया। तो चीमा साहब, उनको उस नैरेटिव को तो वो फिट पड़ता है कि जी वो देखें जी वो इन्होंने, मेरा मकसद है कि खान साहब कितने। लेकिन वो जो एब्सोल्युटली नॉट वाली है, अब उसमें डबल स्टैंडर्ड की मैं बात करना चाहूंगा। खान साहब हमेशा कहते थे मेरी गवर्नमेंट इन्होंने उतारी है, निकाला है। लेकिन गवर्नमेंट किस तरह उतारनी थी कि खान साहब ने 3.5 4 साल कोई ऐसा काम किया ही नहीं था जो अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ हो, नंबर वन। और दूसरा, जब हुकूमतें तब्दील करते हैं, वो नोट पीछे एक बंदा लिख रहा हो तो वो बताते हैं उनको कि हमने इस तरीके से गवर्नमेंट उतारनी है आपकी। तो खान साहब का ये एक पॉलिटिकल स्टंट था। और खान साहब को चाहिए उससे कौम से माफी मांगे, लेकिन वो नहीं मांगेंगे। अब डबल स्टैंडर्ड की बात ये है चीमा साहब, अब देखें आज मौलाना फजलुर रहमान साहब कतर में, आपका पूरा पाकिस्तान बिल्कुल इस वक्त जिहाद के लिए तैयार है, गेम पकी हुई है, बिल्कुल तैयारी है इस वक्त। लेकिन हालात ये है कि आपने अफगान भाइयों के साथ, मुसलमान भाइयों के साथ आप क्या कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं उनकी प्रॉपर्टियों पे, नंबर वन। दूसरा, आपने रोहिंग्या मुसलमानों को कभी आज तक उनके बर्मा के बारे में बात की आपने? आपके वीगर मुसलमानों के चाइना ने 2000 मस्जिदें जो है वो बिल्कुल वहां उनको शहीद कर दिया है, आपने कभी आवाज उठाई उस पर? आपका हर चीज में डबल स्टैंडर्ड है। लीडरों का क्या है, हर चीज के अंदर ही डबल स्टैंडर्ड है। अब उसमें अगर देखा जाए तो अब देखें,
डोनाल्ड ट्रंप साहब के हालात वैसे अपने मुल्क के अंदर इस वक्त बड़े अजीब से हैं। मैं तो फोरकास्ट जो कर रहा हूं जिस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एफबीआई रिपब्लिकन पार्टी और जो उनके सपोर्टर्स हैं जिस तरीके से उनके पीछे पड़े हैं, मुझे नहीं उम्मीद कि आगे दोबारा जल्दी कोई रिपब्लिकन प्रेसिडेंट जो है वो आ सकेगा और यहाँ पे कुछ हो सकेगा। यहाँ पे देखा जा रहा है चीमा साहब कि जहां भी कोई रिपब्लिकन इलेक्शन लूज करता है या रिजाइन करता है या रिटायर होता है, वहां फॉरेन डेमोक्रेट उसको रिप्लेस करता है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अब पूरी हुकूमती मशीनरी जो है उसको रिपब्लिकन पार्टी के ऊपर छोड़ दिया गया है। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडन प्रेसिडेंट खुद हमारे बारे रिपब्लिकन माइंडसेट कंजर्वेटिव्स के बारे में कह चुके हैं, दे आर होम ग्रोन टेररिस्ट। तो मेरे ख्याल में कुछ इलेक्शन भी रिसेंटली ऐसे हुए हैं कि जिन पे ये कहा जा सकता है कि अब रिपब्लिकन पार्टी का जीतना बड़ा मुश्किल हो चुका है अमेरिका के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो 90 के करीब एलिगेशंस है उनके खिलाफ, जो जो उनका पोल बढ़ता जाता है उसी तरीके से उनके चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं। जो जो पोल बढ़ता जा रहा है उसी तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एफबीआई जो है ज्यादा एक्टिवेट होती जा रही है। तो मेरा ख्याल है ये इंटरनेशनल फिनोमेनन है। जमहूरियत अब सिर्फ हम किताबों में पढ़ेंगे जमहूरियत के बारे में कोई सिस्टम था दुनिया के अंदर अथॉरिटेरियनिज्म, और जब से चाइना का मॉडल बिलखसूस वन पार्टी रूल जो है वो सक्सेसफुल हुआ है, मेरे ख्याल में हर जगह पूरी दुनिया अब जो यही चाहती है कि वन पार्टी रूल हो। मीडिया जर्नलिज्म एग्जिस्ट नहीं करता, मीडिया एंटरप्राइज है, वो अपने अपने इंटरेस्ट में मुख्तलिफ किस्म के राग लाप रहे हैं। लोग सारी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया से गैदर करते हैं। अब टिक टॉक और जो है ट्वीट, ये अब इसने जर्नलिज्म को रिप्लेस कर दिया। मेरे ख्याल में अब आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि जिस मुल्क के अंदर जमहूरियत की 235 साल की हिस्ट्री मौजूद थी, अगर वहां जमहूरियत नहीं है तो फिर पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में जिस समय पहले इलेक्शन हो चुके हैं, नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी बिहेविंग लाइक अ प्राइम मिनिस्टर, उनकी पार्टी उनको अब प्राइम मिनिस्टर कह के बुलाती है। मैं समझता हूं, और उन्होंने बिल्कुल हिज 40-40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल है, सरकारी रिहाइश गांव पे उनको जगह मिल रही है रहने के लिए। और अदालतें भी जो है वो सरनगू हैं। नैब बिल्कुल वो कहते हैं जी हमें तो इतराज ही कोई नहीं, बल्कि जो उनकी सुना लंदन डील है उसके मुताबिक उनको उसी तरह रिस्टोर किया जाएगा जिस तरह 2017 में उनको निकाला गया था। बल्कि हो सकता है कुछ इंस्टीट्यूशन है उनसे डिमांड है उनकी कि वो माफी भी मुझसे मांगे। तो ये इसको अगर जमहूरियत आप कहते हैं तो फिर विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन चीमा साहब हालात पाकिस्तान के अच्छे नजर नहीं आ रहे दहशत गर्दी के हवाले से, और जहां दहशत गर्दी होती है वहां इकानमी नहीं होती। मसले बहुत गंभीर है मेरे ख्याल। बिल्कुल ठीक है तार साहब, इसमें जरा दो बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। एक तो जरा ये बताइए, कई लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में कह रहे हैं कि इमरान खान की लॉबिंग इतनी काम कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप भी बोल पड़ा है, और इमरान खान जेल में है लेकिन इमरान खान का तस्करा हो रहा है। डू यू बिलीव कि ये लॉबिंग हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप तक करना, ये लॉबिंग का प्रोसेस हो सकता है, या कि जैसे आपने कहा कि जो चीज़ उनके सामने आ गई ये वही चीज़ है? जरा इसमें थोड़ी डिस्टिंक्शन कर दीजिए। इसमें ये जो आपने अभी लॉबिंग की बात की है, ये बिल्कुल इस पे एग्री मैं करूंगा। उसकी वजह ये है कि खान साहब को सबसे ज्यादा सपोर्ट ओवरसीज पाकिस्तानीज की है, और बिलखसूस वेस्टर्न कंट्रीज जो है। उसकी वजह यह है, मैं बताना चाहूंगा कि खान साहब ने बहुत काम किया है वेस्टर्न कंट्रीज में। शौकत मेमोरियल हॉस्पिटल में सारे डॉलर, अमेरिकन डॉलर लगे थे। यहाँ पे वो नुसरत फतेह अली क्वाल थे, उनको साथ लेके आते थे, और यहाँ पे वो हर महीने आके क्वालियां करा के पैसे बोरियों में डाल के ले जाते थे यहाँ से। फिर उसी से फाउंडेशन बनी कि उसके बाद मिलियंस के हिसाब से पैसा गया है, जिसके आपको पता ही गैर मुल्की फंडिंग जो है केसेस हैं उसके, जिसको वो मुसलसल दरगुजर करते हैं, इग्नोर करते हैं। बल्कि यहां तक ऐसे लोग मौजूद हैं इनकी पार्टी के अंदर, पीटीआई के अंदर भी, जो फ्रॉड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, फ्रॉड, पाकिस्तान जाते भी नहीं है पैसे वो। इतनी लॉबिंग है उनकी यहाँ पे। एक देखें, एक चीज होती है फैशन हो जाना, फैशन बन चुका है इस वक्त। जो लौंडे लपाड़े हैं वो समझते हैं कि पीटीआई की बात करना, लिबरल व्यूज रखना, ये एक फैशन है। हालांकि फैशन देखा जाए तो बुजदार साहब कितने बड़े लिबरल थे या ओपन माइंडेड थे। गोगी जो है या पीरनी है, इनकी जो स्टोरी है, ये कितने लिबरल हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने ये पाकिस्तानी है, सारी दुनिया को पता है। लेकिन एक और ट्रेंड जो इस वक्त चल रहा है, जो मैं समझता हूँ खतरनाक ट्रेंड है, जिस चीज को नाम मानने को दिलों के फेक है जी, ये वीडियो ही फेक है, पाया नहीं मैं देखिए फेक है वीडियो, खबर ही फेक है, उस तरफ मुंह ही नहीं करते। लेकिन ये कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं वो सारे इस इश्क में मुबतला है।
इश्क है उनको, दे डोंट केयर अबाउट द पाकिस्तान। वो अभी तक खान साहब की जो वो बॉलिंग कराते थे, उनके बालों से, उनके सफेद रंग से, उनके कद काट से, एक प्ले बॉय इमेज है उनका। फिर उसके बाद तस्वीर पकड़ ली है, खेड़ियां पाई फिरते नहीं थे मुंडे खुले ना, वो पेशावरी चप्पलें पा के तो समझते नसीब और इबादत कर रहे हैं। तो मेरा मकसद है कि अब ये वो कॉन्सेप्ट है चीमा साहब, वो भी एक बिल्कुल वो ओवरसीज पाकिस्तानीज में है। और हो सकता है कि कोई सामने डोनर खड़ा हो ऐसा पाकिस्तानी, जिसने हो सकता है कोई 5-10 हज़ार डॉलर का चेक लिखा होगा डोनाल्ड ट्रंप साहब को, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सोचा हो कि इसको मैं अभी जस्टिफाई कर दूं, तो वो उन्होंने कह दिया हो कि खान साहब इज बहुत बड़ा लीडर है, बिल्कुल। बहुत बड़ा लीडर है और फ्यूचर है मुस्लिम उम्मा का। और पता नहीं फिर दूसरा मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इज नॉट अ पॉलिटिशियन। बात करने से पहले उन्हें बिल्कुल नहीं पता चलता कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। तो मेरे ख्याल में उन्होंने बात की है, लेकिन पीटीआई वालों ने, बच्चे जो हैं ट्विटर वाले, वो उठाएंगे उसको, बड़ा बहुत उठाएंगे, कैश कराएंगे उसको। और इसका आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ट्विटर जो है वो लाल सुर्ख हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप की बात से। और वैसे भी तार साहब, रिसेंटली आपको याद है कि प्रेसिडेंट बाइडेन को मुस्लिम कुछ लोगों ने ख़त भी लिखा था कि आप गज़ा में जंग बंद करवाने के लिए रोल प्ले करें। तो वो जो शायद एक आजकल डेमोक्रेट्स के बारे में एक है कि वो जंग बंद नहीं करवा रहे, तो मुसलमान वोटर को भी या पाकिस्तानी वोटर को कैश इन करने का भी एक ये पॉइंट हो सकता है। पॉसिबल पॉसिबल, लेकिन चीमा साहब पॉसिबल। उसमें मैं, क्योंकि ऑन ग्राउंड रियलिटी में बैठा हूं जी। इस वक्त, मुसलमान जिस तरह मैं मुसलसल पढ़ रहा हूँ, ये बातें बिल्कुल आपकी ठीक है कि मुसलसल वो जो नारे लगते हैं, जो फलस्तीन के बारे में जितनी गैदरिंग हो रही है उसमें नारे यही लगाए जा रहे हैं कि हम इस दफा बाइडेन को वोट नहीं देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अब इररेलेवेंट हो चुका है, क्योंकि अमेरिका के अंदर अब इलेक्शन होंगे नहीं, इलेक्शन हो भी नहीं रहे इस वक्त। सिलेक्शन का प्रोसेस है, दे ऑलरेडी हैव सिलेक्टेड द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, करंट एस्टेब्लिशमेंट। मैं समझता हूं कि न्यूसम, बड़ी अगली जो बात है, कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसम उनका नाम है, खूबसूरत भी हैं, हैंडसम भी हैं। वो चाइना गए हैं प्रेसिडेंट शी से अपनी सपोर्ट लेने के लिए और ब्लेसिंग लेने के लिए, और ले लिया उन्होंने। और एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो डेमोक्रेट एस्टेब्लिशमेंट, दूसरी एस्टेब्लिशमेंट, दे ऑलरेडी हैव मेड अप देयर माइंड कि द नेक्स्ट डेमोक्रेट प्रेसिडेंट विल बी कैलिफोर्नियाज गवर्नर न्यूसम। तो उसमें रिपब्लिकन जो है उनका कोई फ्यूचर नहीं है, पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है इस वक्त। अगर जो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो वोट दें ना दें डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब इलेक्शन जो है वो एक एक्सरसाइज ही है, लोगों को बताना है जिस रैपिड तरीके के साथ अमेरिका इज इन डिक्लाइन। मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल आपको बताना चाहता हूँ। एक्सटर्नली फॉरेन पॉलिसी, चीमा साहब, इस प्रूवन फैक्ट कि जो कुछ दुनिया में आज हो रहा है, इंसानियत जलील हो रही है, इट इज ड्यू टू द अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी, पीरियड, इसमें कुछ। और दूसरी उसकी सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये है कि टोनी बिल्किन साहब जिस तरह इस वक्त जहाज लेके फिर रहे हैं, कभी टर्की जाते हैं, कभी वो मिस्र जाते हैं, कभी इराक जाते हैं, कभी जॉर्डन जाते हैं, कोई उनको मुंह नहीं लगा रहा है। उसकी वजह यह है कि आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल एलाइज इतबार नहीं करते, और एडवर्सरीज जो हैं वो यू आर एक्सपोज्ड कंप्लीटली। और दूसरा उसमें बात यह है, जब देखें, अब मैं छोटी सी उसकी दूसरी मिसाल देना चाहूंगा चीमा साहब, कि हमारे मोहतरम जो बुजुर्ग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा था कि इजराइल को असला देंगे, लेकिन इन्वेंटरी में देने के लिए है ही कुछ नहीं, असला मौजूद ही नहीं। इसको फिर उन्होंने कवर अप किया कि हमारा असला इजराइल के अंदर मौजूद है, वहीं से हम दे देंगे। फिर उसके बाद अगली बात जो चल रही है, कहते हैं अब इंडिया से असला खरीद के इजराइल को दिया जाएगा। तो मेरा मकसद ये है कि जब आप हालात ये हों, आपकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ ये हो कि ड्रग्स को लीगलाइज किया जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे। फिर ये इस तरह चीजें, तो चीमा साहब, ये ड्रग्स ही होते हैं इस वक्त। कई शहर, पोर्टलैंड है, एलए है, कई शहर बाल्टीमोर है, फिलाडेल्फिया है, ओपन ड्रग मार्केट्स हैं और ज़ॉम्बी टाउन्स हैं। जवान 20-20 साल के, 25-25 साल के जवान हैं, नशों में सड़कों पे पड़े हैं, और उधर से बॉर्डर खुला है, उधर से डेली बेस पे लोग आ रहे हैं। यहाँ ये बताना चाहूंगा कि एफबीआई के चीफ ने अगले दिन कहा है कि अमेरिका में बहुत जल्दी कोई दहशतगर्दी का वाकया होने वाला है। भाई वाकया तो होने वाला है, तुम कर क्या रहे हो उसके लिए? भाई तुम रिपब्लिकनों की जान छोड़ो, बॉर्डर बंद करो, पहले अपनी को हिफाजत करो। वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त उनकी, जिस तरह वो नेतन्याहू साहब थे, वो जुडिशल रिफॉर्म के पीछे पड़ गए थे, उधर से हमास ने वारदात डाल दी। इस वक्त ये डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पड़े हैं और रिपब्लिकन के पीछे पड़े हैं। बॉर्डर खोल दिया, सारा बिल्कुल खुला है। वॉशिंगटन डीसी में आना मुश्किल है एयरपोर्ट से, मैक्सिको से आना ज्यादा आसान। तो वो इस वक्त अगर देखा जाए, अमेरिका हैज लॉस्ट, ओबामा हैज वॉन। ओबामा गवर्नमेंट आ रहे हैं और उनकी लिबरल पॉलिसीज हैं। पुतिन को भी पता है कि क्या होना है, कि टोनी बिल्किन कौन है, जैक सुल्लिवन कौन है,
जैक ल्यू जो अगले दिन उन्होंने भेजा नया एम्बेसडर टू इजराइल, वो क्या है? ने सारा पुतिन हैज कैलकुलेटेड देम कंप्लीटली। और उसमें जो कल उन्होंने सबसे बड़ी बात की है चीमा साहब, फॉल ऑफ काबुल का कल एक और एक उसका तोहफा निकला है। आपको पता होना चाहिए कि रशिया has done the ballistic missile test yesterday. That's a big change. That's a big slap on American foreign policy. Big slap. तो अब देखिए दुनिया अब अपनी टर्म्स पे चलेगी। अमेरिका कहते हैं कमजोर है, यही चाहते थे ये कि सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऑफ अमेरिका बनाया जाए, जहां पे लोग नशे में हों और इनको चलाएं इंडियन और चाइनीज, और वही चलाएंगे। यहाँ पे आजकल जिस तरह रवाज है कि हर बड़ी कंपनी का सीईओ जो है वो इंडियन है, वही चलाएंगे। अब ये चलाने से कासर है। फेडरल गवर्नमेंट ने बैचलर डिग्री की कई जॉबों में से खत्म कर दी। यहाँ पे एक और बात, चीमा साहब अगले दिन मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा गया है कि मैथ इज रेसिस्ट। अच्छा, मैथ में फेल हो रहे हैं अमेरिकन इस वक्त बड़े बुरे तरीके से स्कूलों में। कहते हैं मैथ के ऊपर पुश ना करो, इसको सब्जेक्ट को खत्म कर दो, मैथ इज रेसिस्ट। तो जब आप ये किस्म की चीजें करेंगे तो फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होने? उसके आफ्टर इफेक्ट्स हो रहे हैं कि रशिया ने अपना मिसाइल टेस्ट कर लिया, और उसके बाद ईरानी अपनी मर्जी कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया अपनी मर्जी कर रहे हैं, चाइना हर जगह पहुंच चुका है, मानरो डॉक्टर ने रिजेक्ट कर चुके हैं, और यहाँ के बच्चे जो सारे नशे में बिजी हैं। मेरा मतलब देखिए अब आने वाले दिनों में क्या करते हैं, फ्यूचर तो ये नजर आ रहा है। दैट्स मूविंग ऑन। एक और इम्पोर्टेंट बात आपसे करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि जो सऊदी अरब के साथ एक डील होने वाली है, जो आपको पता है, याद है कि डील हुई थी कि रेकोडेक के शेयर्स जो हैं वो सऊदीज़ को दिए जाएंगे। तो वो कह रहे हैं ये डील दिसंबर तक हो सकती है। मीनवाइल तार साहब, जो जो रुपया है वो हर रोज़ अपनी वैल्यू उसकी कम हो रही है। अब पिछले दिनों हमने कुछ देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए जिसकी वजह से रुपया 307 पे चला गया था, तो वापस जो है वो आ गया था 276 अराउंड समथिंग। अब वो वापस फिर 287 पे आ गया है। विद द डेप्रिसिएशन ऑफ द पाकिस्तानी रुपी, ये जो खबर है कि सऊदीज़ जो हैं दिसंबर में दे देंगे, शेयर्स खरीद लेंगे, जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट होगी पाकिस्तान में। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी तो फुल फ्लेज गवर्नमेंट भी नहीं है, केयर टेकर गवर्नमेंट है। और क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान के रुपए को मजबूत कर सकती है? क्योंकि पहले एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की वजह से किए, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी तो स्टिल वहीं पे है। हाउ डू यू सी दिस? साहब मेरे ख्याल में जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ सीरियस जेंटलमैन। रीजन उसकी ये है कि एक तो उनका पोर्टफोलियो कोई नहीं है, सिलेक्ट किया गया किसी ने ऐसे ही रास्ते में, उन्होंने कहा या काकड़ साहब थे बैठे होंगे लोग जनाब बना दो। वो मेरा मतलब एक तो उनका ये हालत है। दूसरा ये है कि जब उनका टास्क ही नहीं है सऊदी अरेबिया से डील करना, उनका ये जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा ही नहीं है। दूसरा मैं ये समझूंगा बात ये है चीमा साहब, आपके कल दहशतगर्दी में आपके लेफ्टिनेंट कर्नल एक शहीद हुए, 4 फौजी हुए, उसके पहले अब मियांवाली में हमला हुआ, उसके बाद उससे पहले ग्वादर में हुआ है। इन सर्कमस्टांसेस में कोई इन्वेस्टमेंट करेगा आपका? और कल मैं यहाँ की बात बताता हूँ कि कल वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक एक्सपर्ट है यहाँ पे, उन्होंने फोरकास्ट किया कि द होल वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू द रिसेशन इशू। अब उन्होंने बात जो की है, उन्होंने कहा जब भी रिसेशन आता है उसकी 2 रीजंस होती हैं। फूड और फ्यूल सप्लाई जब उसकी कहीं रुकने का अंदेशा होता है, फॉरेन रिसेशन आ जाता है। अब इस वक्त बात अगर देखी जाए तो आफ्टर द कोविड अभी तक तो सप्लाई चेन ही रिस्टोर नहीं हुआ था, फिर यूक्रेन का ड्रामा शुरू हो गया। यूक्रेन के बाद अब जो अब शुरू है फलस्तीन और इजराइल का, इसमें 2 चीजें हैं। वहां से सबसे ज्यादा नजदीक क्या है? फ्यूल है। सऊदी अरेबिया और इराक नजदीक है। यमन से मिसाइल मारे जा रहे हैं, यमन का बॉर्डर बिल्कुल सऊदी अरेबिया के साथ। तो जब फ्यूल के ऊपर आपके इश्यूज आएंगे सप्लाई चेन का, तो उस वक्त मुझे ये बताएं कि सऊदीज इस वक्त अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस, जब पैलेस्टाइन इज बर्निंग, इजराइल इज शूटिंग मिसाइल्स लेफ्ट एंड राइट, सऊदी अरेबिया के जेहन में होगा कि हम बिजनेस के बारे में सोचें? कॉमन सेंस की बात है। जब आप सर्वाइवल मोड में हो, आप इन्वेस्टमेंट तो नहीं करते ना आप। तो मेरा ख्याल में क्या पता है, खैर सऊदी अरेबिया भी हर बंदे के 70 बच्चे हैं, क्या पता इन्वेस्टमेंट कर दें। वो है तो वो रंग रंगीले से इस तरह के लोग हैं, उनको कोई पता तो है नहीं ना कि क्या किधर से किधर जाना है। लेकिन इन सर्कमस्टांसेस में चीमा साहब अगर सोचा जाए तो दुनिया रिसेशन के लिए तैयार हो रही है। लेकिन मेरे वतन अजीज का मैंने आज तक किसी बंदे लिविंग ह्यूमन से अभी तक मैंने कोई रोड मैप नहीं देखा कि वो इस रिसेशन में किस तरह सर्वाइव करेंगे। फ्यूचर क्या है पाकिस्तान का, डॉलर का क्या फ्यूचर है, रुपयों का फ्यूचर क्या होगा, इलेक्शन चाहिए पाकिस्तान को कि नहीं चाहिए, और करप्शन का क्या करना है, दहशतगर्दी का क्या। मैंने किसी के मुंह से अभी तक कोई प्लान नहीं सुना अभी तक।
अगर मैं आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन मैं क्योंकि सारा दिन क्योंकि सब्जेक्ट मैटर है मेरा, कि मैं सारा दिन देखता रहता हूँ कि दुनिया में हो क्या रहा है, मुझे अभी तक पाकिस्तान से किसी सीरियस इंसान का कोई सीरियस प्लान नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, सीरियस प्लान तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो, बल्कि इससे पहले मैं बताता चलूँ कि जब से कहा जा रहा है कि जब से आईएमएफ की टीम पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का जो रुपया है वो मुसलसल डीवैल्यू हो रहा है और वो आजकल रिव्यू वगैरह कर रहे हैं। तार साहब, एक और पॉलिटिकल न्यूज़ इस पर मैं चाहता हूँ आप कमेंट करें कि पीएमएलएन एंड एमक्यूएम जो हैं उन्होंने अपना अलायंस कर लिया है। डू यू बिलीव कि ये इट इज़ अ सिग्नल, बिकॉज आपको पता है कि एमक्यूएम की डोरियां भी कहाँ से हिलती हैं, तो आपको लगता है कि ये एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपना एक पॉलिटिकल जो एक सिस्टम है वो पीएमएलएन को बना के दे रही है, उनको सारे अपनी जो उनके इत्तेहादी माइंडसेट के लोग हैं वो उनको बना के दे रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस? और आपको याद है बिलावल ने कहा है कल के लाहौर से इस दफ़ा वज़ीर आज़म नहीं होगा, तो हाउ डू यू सी दिस के एमक्यूएम, आपको पता है पीपल्स पार्टी की छेड़ है और एमक्यूएम हमेशा जो है वो पीपल्स पार्टी से सिंध में इत्तेहाद करती है, उसके बगैर कई दफ़ा मुश्किलात उनके लिए पैदा हो जाती हैं। सो वो लाहौर आके इत्तेहाद कर रहे हैं और सिंध को इग्नोर कर रहे हैं, एंड इट्स टू अर्ली, मतलब फरवरी में इलेक्शन होने हैं और वो नवंबर में इत्तेहाद कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस मूव? चीमा साहब, इसमें कंफ्यूजन सा लग रहा है, क्योंकि जरदारी साहब खुद नवाज शरीफ साहब से मिल रहे हैं, लेकिन बच्चा उनका कह रहा है कि अगला प्राइम मिनिस्टर लाहौर से नहीं होगा। एक तो ये, दूसरा एमक्यूएम जो है वो मैं बताना चाहूंगा, वहां पे सिर्फ एक सीट के ऊपर ही ये सारी डिस्कशन हो रही है। सीट वो है जहां से शहबाज शरीफ साहब हारे थे वोडा साहब से इलेक्शन। उस सीट की वजह से पहले ही आपको पता होगा कि मरियम नवाज सोच रही हैं कि या शहबाज शरीफ साहब उसी सीट से फिर दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, और उसी सीट के बारे में वहां से वो अकमल क्या नाम है उनका जो मेयर है, उन्होंने अपना मुस्तफा कमाल मुस्तफा कमाल साहब अपना अनाउंस कर चुके हैं कि मैं उसी सीट से इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन अगर देखा जाए तो एमक्यूएम की और नून लीग की कई मुश्तरक चीजें हैं, वो कर सकते हैं, जरदारी साहब के साथ वो नहीं कर सकते। और दूसरा ये इस वक्त जब से एस्टेब्लिशमेंट ने सिग्नल दिए हैं, जब से अदालतों ने सरेंडर किया है, बाब बाल्टी भी लाइन में है इस वक्त। कल सुना है 2.5-4 घंटे बैठे मियां साहब अपने ऑफिस में जाके पहली दफा, और इस वक्त सारे लोग आके ताबेदार हो रहे हैं, क्योंकि नजर आ रहा है, अंधे बंदे को भी नजर आ रहा है कि अगला प्राइम मिनिस्टर इज नवाज शरीफ। तो उसमें इस वक्त वो जिस तरह कहते हैं ना, पाकिस्तान के बादशाह हैं, चाहे अंडे दें चाहे बच्चे दें, वो तो दिस इज सामने नजर आ रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए गलत है मेरे ख्याल में। उसकी वजह ये है, मैं बताना चाहूंगा, वो वजह ये है कि एग्जैक्टली 2-3 साल के बाद मियां साहब ने स्टेटमेंट यही देनी कि मेरे को इख्तियार ही नहीं सन दो कर दे सन अपॉइंटमेंट दो कर दे सन, मैं तो अंगूठा ही लांदा था सिर्फ। तो उसमें अगर इस तरह का सिस्टम है तो मेरे ख्याल में तो ये पाकिस्तान के, जिस तरह मैंने पहले कई दफा कहा चीफ साहब, इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत इलेक्शन नहीं है, पाकिस्तान की जरूरत स्टेबिलिटी है, दहशतगर्दी के खिलाफ। नवाज शरीफ साहब सलाहियत रखते हैं कि दहशतगर्दी को कंट्रोल कर लें, नवाज शरीफ सलाहियत रखते हैं कि इकोनॉमी को ठीक कर लें, कोई सलाहियत नहीं रखते। कोई रोड मैप उनके पास ऐसा हो, वो सिर्फ, और मैं एक और बात बता, उन्होंने जो अपनी जो इलेक्शन काउंसिल है जो बनाई है, उसका हेड उन्होंने डार साहब को बना दिया। डार साहब 6 साल रह के आए हैं इंग्लैंड में, उनको क्या पता सियासी क्या क्या चेंजेस आ चुकी। वो तो एक फैमिली ने अपना एक एंटरप्राइज बनाना है, बना रहे हैं, चाहे उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट हो, अदलिया हो, जो कुछ भी हो। चीमा साहब, इसमें मुझे पाकिस्तान की भलाई नजर नहीं आ रही है। वाकई कल मुलाकात तो हुई एमकेएम की उनके साथ, और उसमें फारूक सत्तार साहब भी आए हैं, दूसरे मेयर साहब भी आए हैं, और कई लोग आए हैं। लेकिन ये कि देखें, अब आने वाले दिन ही बताएंगे। इलेक्शन तो मेरा ख्याल है हो चुके हैं, जो मेरी इंफॉर्मेशन है 80 के करीब सीटें नून लीग को दी जाएंगी, और 60-65 जो है सीटें वो दी जाएंगी पीपल्स पार्टी को, और 30-35 सीटें पीटीआई को दी जाएंगी। इस तरह के रिजल्ट तो पहले ही आने शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, और ये चीज़ें तो बड़ी क्लियर हो रही हैं, सबको पता चल रहा है। एक आखिरी क्विक क्वेश्चन तार साहब, इस अमेरिकन ने एक लिस्ट दी है पाकिस्तान को कि 25,000 अफगानों को ना निकाला जाए। वाई डू यू थिंक के वो हैं भी पाकिस्तान में और निकाला भी ना जाए? इसकी क्या इम्प्लीकेशन है? सुना है पाकिस्तान ने वो रिजेक्ट कर दिया कि नहीं हम सबको निकालेंगे। व्हाट डू यू सी दिस? हाउ डू यू सी दिस? चीमा साहब, इसी एक खबर को कल अमेरिकन मीडिया है उसने भी कल इस चीज को उठाया है
और यहाँ पे ये भी कई खबरें कि उन 25,000 लोगों को वीजा प्रोसेस करके पाकिस्तान से अमेरिका में लेके आया जाएगा। ये भी एक बात मैंने एक जगह खबर पढ़ी। लेकिन जिस तरह बताया है कि इस वक्त अमेरिका जो कुछ भी कहता है, कोई भी उसको सीरियस नहीं लेता। मेरा मकसद है कि महमूद अब्बास साहब ने भी जो अपनी टर्म्स रख दी उनके सामने जाके, जो खुद 87 साल एज है और 2006 में आखिरी इलेक्शन उन्होंने जीता था, उन्होंने भी कहा कि हम गाजा में अपनी टर्म्स पे जाएंगे, ये टर्म्स ये शर्तें ले गए। टोनी बिल्किन साहब बेचारे दर बदर फिर रहे हैं इस वक्त। टोनी बिल्किन साहब को अमेरिका में कोई नहीं पूछता, बाहर कौन पूछेगा? क्योंकि इस वक्त अमेरिका में आधा अमेरिका समझता है कि इलेक्शन चोरी हुआ था हमारे साथ, हमारे साथ ज्यादती हुई। तो दर हकीकत वो 25,000 लोग हैं। मैं कहता हूँ उनको भी भेज दें, क्या फर्क पड़ता? बॉर्डर जो खुला है तो लाखों के हिसाब से रोजाना डेली बेस पे लोग आ रहे हैं, वो भी आ जाए तो क्या फर्क पड़ता? अभी इन्होंने फलस्तीन के भी लेंगे रेफ्यूजी, सीरियन रेफ्यूजी अभी आ रहे हैं अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका तो रेफ्यूजीज के लिए हेवन है, और इलीगल लोगों के लिए डेली बेसिस पे आ रही हैं। बॉर्डर से लोग वीडियो बना बना के भेज रहे हैं कि वहां मैक्सिकन बहुत कम आ रहे हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, अफ्रीकन लोग ज्यादा आ रहे हैं। और किसी को, और बल्कि उनको वहां से एंटरटेन किया जाता है, उनको बसों में बिठा के फ्री राइडें देती है बॉर्डर कंट्रोल वाली। तो वो दर हकीकत 25,000 वो भी आ जाएंगे। 25 क्या, पहले जिस तरह जहाजों में भर भर के ये लाए हैं, कोई वेटिंग प्रोसेस नहीं उनका किया कि वो कौन है, उन्होंने अमेरिका के लिए काम किया है नहीं किया, इधर वो अमेरिका के लिए ठीक है या नहीं है। ये फिर इस वक्त जिस तरह मैंने आपको बताया, ये ओबामा पॉलिसी थी कि जिस तरह हिलरी क्लिंटन कहती थी, वन वर्ल्ड वन करेंसी। फिर वो उस पर ये वही लोग अब इस वक्त अमेरिका को चला रहे हैं, बल्कि दुनिया को चला रहे हैं, और दुनिया सारी खजल हो रही है। बस यही हो रहा है। बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच तार साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपके थैंक वक्त यू का सो मच। बहुत थैंक्स सर, थैंक यू। थैंक यू।